हेलो गाइस, दिस इज मतीन रजान। यू आर वाचिंग अ यूट्यूब चैनल एमजे ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम फिर से मिल रहे हैं बिकॉज योर बोर्ड एग्जाम हैज स्टार्टेड और हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम ये इस बार किसी और चीजों पर ना जाकर हम सीधे सीधे वो एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज के ऊपर जा रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शेयर एंड डिबेंचर के ऊपर एक नंबर के एमसीक्यू किस किस टॉपिक पे आ सकते हैं। एंड आई थिंक हम लोग जिस जिस टॉपिक को लेंगे उसमें से क्वेश्चन जरूर से जरूर आएंगे और आपके लिए ये वीडियो बड़ा ही हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं पहले तो शेयर और डिबेंचर से कितने एमसीक्यूज आते हैं। अराउंड मैं बोलना चाहूंगा शेयर और डिबेंचर वाली जो बुक है वो आपकी 25 नंबर इंक्लूड करती है एंड 35 जो है पार्टनरशिप रहती है और 20 नंबर की वो लास्ट वाली बुक रहती है। आई थिंक शेयर एंड डिबेंचर से आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एक 6, 3, 9 और एक 6, 15 नंबर के तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और फिर 4 नंबर का और मान लीजिए 19। तो आई थिंक 6 नंबर तक के एमसीक्यू आ सकते हैं। 5 से 6 मैं मान के चलता हूँ, एटलीस्ट 5 एमसीक्यू तो आते ही आते हैं। तो 5 एमसीक्यू किस किस टॉपिक से आ सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक 5 से 6 टॉपिक होंगे और आपको लगभग आधे घंटे में या फिर उससे भी कम टाइम में ये 5 नंबर मिल सकते हैं अगर आपका बेसिक फंडा क्लियर है तो। और ये आपको सीयूईटी में भी काम आएंगे क्योंकि सीयूईटी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो आइए करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, इट्स नेम इज मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। सो व्हाट इज मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट? कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, बताइए कितना ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दिया जा सकता है किसी एक शेयर पर जिसे जब्त किया जा चुका है। इट मींस इट इज ऑलरेडी फॉरफीटेड। सो यहां पर ये क्वेश्चन सबसे पहले थ्योरेटिकली तो ये पूछा जा सकता है दैट कितना डिस्काउंट दिया जा सकता है, 10%, 20%, एज पर योर चॉइस, जितना देना है एज पर योर विश, बट और या नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, कुछ भी लिख सकता है वो ऑप्शन में। तो मैं आपको बता दूं, नो 10%, 20% एज पर योर विश, नो, ऑल द ऑप्शंस आर रॉन्ग बिकॉज आप कितना डिस्काउंट दे सकते हो ये हर एक क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इसको बोलते हैं एज पर मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। मैक्सिमम जितना परमिसिबल होगा उतना ही दे सकते हैं। तो कंपनीज एक्ट इसके ऊपर ये बोलता है कि मान लीजिए हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख कर दे देते हैं आपको कि 100 शेयर्स थे 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले, हैज बीन फॉरफीटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ ₹3 ऑफ कॉल। तो कॉल का 3 रुपए नहीं दिया गया जिस वजह से ये शेयर्स को जब्त कर लिया गया। तो आप सबसे पहले इसमें देखिए 10 रुपए के शेयर्स थे, पूरा का पूरा कॉल्ड अप किया गया था, मांगा गया था, यस 10 रुपए मांगा गया एंड 10 रुपए में कितना उसने नहीं दिया, 3 रुपए उसने नहीं दिया। नॉट पेड कितना था, 3 रुपए। एंड अब देखोगे तो कितना दिया होगा, तो 7 रुपए उसने दिया है, 7 रुपए उसका पेड अप कैपिटल था। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है मिनिमम वैल्यू फॉर विच इट कैन बी रीइश्यूड, कम से कम कितने रुपए में इसको रीइश्यू किया जा सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि कितने कम से कम रुपए में इसको रीइश्यूड किया जा सकता है इन शेयर्स को। तो मैं आपको बता दूं जितना आपने जब्त किया था, कितना आपने जब्त किया था, तो 10 रुपए के शेयर्स में, 10 रुपए के शेयर में का शेयर था, सॉरी 10 रुपए का शेयर था, उसमें आपने 7 रुपए जब्त किया था। जितने का शेयर था उसमें से जितना आपने जब्त किया है वो माइनस कर दो, तो जितना अमाउंट आएगा आपका 3 रुपए, यानी कि नॉट पेड जो है, जो नॉट पेड है, जो उसने पे नहीं किया था, मिनिमम उतनी वैल्यू में तो रीइश्यू करना ही पड़ेगा। तो 3 रुपए में कम से कम रीइश्यूड करना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा 3 रुपए। या फिर मोटे तौर पे आप जानना चाहते हो तो सीधे सीधे बोल सकते हो जो आपका नॉट पेड है, जो आपका नॉट पेड है, यानी कि जो आपका कॉल्स इन अरियर है, नॉट पेड है या कॉल्स इन अरियर है, वही आपका रहेगा इसका आंसर।
मतलब कि अगर पूछता है मिनिमम कितनी वैल्यू में इसको रीइश्यू किया जा सकता है, तो जितना कॉल्स इन अरियर हुआ है। अगर ये आपसे दूसरी तरीके से पूछता है कि मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दिया जा सकता है, मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दिया जा सकता है, तो जितना पे किया गया था, जितना पे किया गया था उतना डिस्काउंट दिया जा सकता है, या जितना फॉरफीट किया गया था, जो पे किया जाएगा उसे ही फॉरफीट किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 रुपीज। तो भाई अगर आपसे पूछता है कि मिनिमम कितने में रीइश्यू किया जा सकता है, तो आप सीधे सीधे कॉल्स इन अरियर वाले अमाउंट को बता दोगे, नॉट पेड, और बोलता है अगर मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दिया जा सकता है, तो आप बता दोगे जो पेड अप है, जितना फॉरफीट किया गया है, उतने पे रीइश्यू मैक्सिमम उतना डिस्काउंट दिया जा सकता है। थ्योरेटिकली इफ इट इज आस्किंग दैट हाउ मच डिस्काउंट can be permissible, 10%, 20%, 30%, none of this, तो आप none of this में लगाना, because 10%, 20% ऐसा कुछ रूल नहीं होता है। कितना डिस्काउंट दिया जा सकता है? जितना पे किया गया है, जितना पे किया गया है, जितना उसने पे किया है उतना हमने जब्त किया होगा, तो जितना फॉरफीटेड अमाउंट है उतना डिस्काउंट दिया जा सकता है। अगर डायरेक्टली पूछे और वहां लिखे रहे एज मच, ऑप्शन में लिखे रहे एज मच अमाउंट वॉज फॉरफीटेड, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, जितना फॉरफीट किया गया है, एज मच अमाउंट इज फॉरफीटेड, जितना फॉरफीट किया गया है, जितना फॉरफीट किया गया है उतना डिस्काउंट दिया जा सकता है। So the first topic is कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा सकता है, जितना फॉरफीट किया गया उतना डिस्काउंट दिया जा सकता है। आप जरूर इसे नोट डाउन कर लें एग्जाम के एक दिन पहले, या फिर एग्जाम देने के पहले थोड़ा सा उसको रिपीट करके देख लीजिएगा। कितना डिस्काउंट दिया जा सकता है? मैक्सिमम जितना आपने फॉरफीट किया है। कितने मिनिमम वैल्यू में रीइश्यू किया जा सकता है? जितना आपने कॉल्स इन अरियर किया। आंसर वेरी इजी कॉन्सेप्ट। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज The next concept is applied and allotted. Applied and allotted, कभी कभी MCQs में ये क्वेश्चन भी आ जाता है, इतने शेयर्स अप्लाइड हुए हैं तो बताइए allotted कितना होगा, इतने allotted है तो बताइए applied कितना होगा। तो इट इज वेरी इजी, आप एक बार इसे भी देख लो। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ यार, कई बार हम लोग ना इसको किए तो रहते हैं लेकिन लास्ट में नहीं किए रहते हैं, तो हम भूल जाते हैं। तो आप लास्ट में ये वीडियो देख लेना, या फिर इसको लिख लेके रखे रहना और लास्ट में और नोट्स को देख लेना। तो अब ऐसा ना हो कि यार याद था बिल्कुल भूल गया, ऐसा ना हो। तो यहाँ लिखा अप्लाइड एंड अलॉटेड, हमने क्वेश्चन लिख दिया इफ एक्स लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर इशूड करता है और एप्लीकेशन मिल जाता है 1,50,000 शेयर्स के लिए, 1 लाख इशूड करता है एंड 1,50,000 के लिए एप्लीकेशन आ जाता है। अब सब बोलता है एक शेयर होल्डर है who applied for 600 shares, how many shares he was allotted? अगर किसी ने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो उसको अलॉट कितना हुआ होगा? वेरी इजी, अगर आपको निकालना है क्या, अगर आपको निकालना है ये पहले से क्या दिया हुआ अप्लाइड और आपको निकालना है अलॉटेड, तो आप टोटल जो अलॉटेड है, अलॉटेड कितने हैं इसमें, तो अलॉटेड है आपके अप्लाइड बताया हुआ है, अलॉटेड निकालना है, तो अलॉटेड है आपके 1 लाख और अप्लाइड है आपके 1,50,000। मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने उसके शेयर्स हैं। 1 सेकंड में देख लो ये स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आई हैव टू चेक, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। ओके स्क्रीन पे तो आ रहा है। सो इट इज, मैं क्या बोल रहा था कि अगर आपको निकालना है क्या, पहली वाली कंडीशन के हिसाब से फर्स्ट कंडीशन का आंसर मैं बता रहा हूं आपको, लिखा हुआ है आपका 1 लाख के बदले 1,50,000 आ गए थे 600 शेयर्स के लिए, जिसने अप्लाई किया था उसने उसको अलॉट कितने हुए होंगे, तो अलॉटेड टोटल कितने हैं 1 लाख, उसको ऊपर लिख लो, जो भी चीज निकालना है उसको ऊपर लिख लो, अलॉटेड निकालना है तो अलॉटेड को ऊपर लिख लो, अप्लाइड को नीचे, और मल्टीप्लाई कर दो उसके शेयर से 600 से, तो आप देखोगे यहाँ पे कितना आंसर आ जाता है आपका, तो आंसर आ जाता है आपका 400 अलॉटेड। अगर हम भूल जाए भैया कि किसको ऊपर लिखना था किसको नीचे, तो एक छोटा सा ट्रिक याद रखना, अप्लाइड हमेशा ज्यादा होता है, अलॉटेड हमेशा कम। तो अगर आप उल्टा भी लिख दोगे तो अप्लाइड भी निकालोगे और उल्टा लिख दोगे तो आपका अलॉटेड और ज्यादा आ जाएगा, तो आपको याद आ जाएगा नहीं नहीं अलॉटेड तो कभी ज्यादा आ ही नहीं सकता।
अप्लाइड ही ज्यादा रहता है, तो आप वापस से उसको उल्टा कर सकते हो। इफ पहले से ही दिया हुआ है, दूसरे वाले कंडीशन में हम लिख दिया अ शेयर होल्डर अलॉटेड 450 शेयर्स, किसी को 450 अलॉट हुए हैं, क्या हुए हैं 450 अलॉट हुए हैं 450, तो अप्लाइड कितना होगा। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आपको अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड को ऊपर लिखो, अलॉटेड को नीचे लिखो एंड मल्टीप्लाई कर दो उसके शेयर से। सो हम करते हैं इसको, तो हमें कितना मिलता है 5 3 5 2 और ये हो जाता है हमारा कुछ कहीं ये फ्रैक्शन में ना आ जाए, बट तो ये नहीं आएगा, आई थिंक नहीं आएगा, फ्रैक्शन में तो नहीं आएगा। 2 2 4 और ये हो जाएगा हमारा, ये हम लोगों ने अलॉटेड लिखा हुआ था सबसे पहले, हाँ ठीक है अलॉटेड लिखा था, हमें निकालना था अप्लाइड। ओके तो ये हम लोगों ने कर दिया यहाँ पे, ये हो गया 2 2 4 2 2 4 1 0 2 5 10 225 इंटू 3 कर देंगे हम लोग, 3 5 15, ये हो जाएगा 3 2 617 और ये हो जाएगा 3 2 675, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब एक चीज और इसमें मैं एक और चीज बता देता हूं जो कभी कभी घुमा देता है उसमें भी, कि अगर 1,50,000 आ गए थे 1 लाख के बदले, बट 30,000 को तो रिजेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इन दैट सिचुएशन इफ इज रिजेक्टिंग सम ऑफ शेयर्स, तो अब आपको 150 से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज 30 हैज बीन रिजेक्टेड। सो आप क्या कर लोगे, 150 में से 30 घटाओगे, ये कितना बचेगा 120, तो इसमें से सब कुछ निकालोगे। तो मान लीजिए वो बोलता है कि 1 लाख में 150 को तो उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, 1 के बदले 150 आ गए थे, 30 को रिजेक्ट कर दिया, तो बचे 120। अब वही करोगे जैसा आप कर रहे थे। तो अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताओ 600 अप्लाइड है तो अलॉटेड कितने होंगे, तो आप 1,20,000 को ऊपर लिखोगे, 1 लाख को नीचे, और यहाँ लिख दोगे 600, ठीक है, और उसके हिसाब से निकाल लोगे। चलो 600 की जगह हम लोग मान लो कर देते हैं 500 अप्लाइड थे, तो 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0, 5 2 10, ये 100 था, 2 6 12, ये आ जाएगा आपका 600। तो अगर वो बोल देता कि किसी को रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्ट वाले को आपको माइनस करके फिर जो आएगा उसी को अप्लाइड मान लेना है और अलॉटेड नीचे लिख देना है। अगर वो आपका अप्लाइड पूछ रहा है तो अलॉटेड पूछ रहा है तो अलॉटेड को ऊपर लिख देना है। तो ये हमने बताया अप्लाइड और अलॉटेड का कॉन्सेप्ट। अगर अप्लाइड पूछेगा तो अप्लाइड को ऊपर लिखो, अगर अलॉटेड पूछेगा तो अलॉटेड को ऊपर लिखो। अगर आप भूल गए हो तो आप जान जाओ हमेशा अप्लाइड ज्यादा होता है, अलॉटेड कम। ये आपका मेन क्वेश्चन में भी काम करेगा और ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। 2 कॉन्सेप्ट हमने बता दिए, इसे उतार लीजिए, हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। बहुत सारा न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद अब थोड़ा सी थ्योरी पे आ जाते हैं। थ्योरी से क्या पूछा जा सकता है, तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। उसके यूटिलाइजेशन का क्या क्या होते हैं, मतलब वो कहाँ कहाँ पे यूज किया जा सकता है। एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो कि आप शेयर इश्यू करते टाइम पे और डिबेंचर इश्यू करते टाइम पर अपने शेयर होल्डर्स या डिबेंचर होल्डर से मांग सकते हो। इट मींस आप जितना पैसे का शेयर और या डिबेंचर है उससे ज्यादा पैसा मांग सकते हो, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कहाँ पे ये एसपीआर यूज हो सकता है, तो सबसे पहले जो है ये एसपीआर यूज हो सकता है, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सबसे पहले कहाँ पे यूज किया जाता है एसपीआर, ये लिखा फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। बोनस शेयर, अगर आप बोनस शेयर इशू कर रहे हो तो उसको आप कहां से एडजस्ट कर सकते हो, एसपीआर से। फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, जब बिजनेस हमारा कंपनी बनने वाली होती है उसके पहले जो खर्चे होते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, या फिर आपका क्या खर्चा होता है, आपका वो कॉमन सील बनाने में जो खर्चा होता है, जो भी आपका खर्चा कंपनी बनाने के पहले होता है उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, उसे भी एसपीआर से एडजस्ट किया जाता है। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर, अगर आप इश्यू कर रहे हो शेयर या डिबेंचर डिस्काउंट पर,
डिस्काउंट पर डिवेंचर इश्यू कर रहे हो तो उसका नुकसान भी आप एसपीआर से एडजस्ट कर सकते हो, ये डिवेंचर में भी पूछ सकता है। और पेमेंट ऑफ प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, अगर डिवेंचर के रिडम्पशन के टाइम पे आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, प्रीमियम दे रहे हो, तो उस खर्चे को भी आप एसपीआर से एडजस्ट कर सकते हो। और फॉर परचेसिंग ऑफ इट्स ओन शेयर, अपने खुद के शेयर वापस से खरीदने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यार डिस्काउंट देने पर और प्रीमियम और रिडम्पशन, ये तो आप डिवेंचर चैप्टर में अलग से पढ़ते ही हो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए, बोनस शेयर्स के लिए, और एक लास्ट अपना बता दिया फॉर परचेसिंग ऑफ इट्स ओन शेयर्स। अब ये सब दिए रहता है क्वेश्चन में कि बताइए इनमें से कौन सा एसपीआर का यूज नहीं है या कौन सा एसपीआर का यूज है, तो आपको सारा का सारा याद कर लेना है ताकि पता चल सके कौन सा वाला उसका यूज नहीं है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिजर्व कैपिटल। कभी कभी रिजर्व कैपिटल के बारे में पूछ लेता है, व्हाट इज रिजर्व कैपिटल। तो कुछ लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कैपिटल रिजर्व के बारे में पूछ रहा है। भाई कैपिटल रिजर्व इज टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ये 11th क्लास में भी था कैपिटल रिजर्व, जिसका मतलब था इफ यू आर अर्निंग, इफ यू आर गेटिंग प्रॉफिट नॉट बाय नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो प्रॉफिट आपको होता है, गेटिंग प्रॉफिट not in normal course of business। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को छोड़ के जो प्रॉफिट हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको हम बोलते हैं आपका कैपिटल रिजर्व। बट यहाँ रिजर्व कैपिटल की बात हो रही है, तो रिजर्व कैपिटल क्या होता है? रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होता है जब कोई एक अनलिमिटेड कंपनी अपने आप को लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती है, और ऐसी सिचुएशन में अपने नॉमिनल जो भी उनका फेस वैल्यू है, जो कि 10 रुपए है मान लीजिए, उसको वो बढ़ाकर 15 कर देती है कि भाई मुझे 15 रुपए चाहिए लोगों से, जिनको उन्होंने पहले बोला था कि हम 10 रुपए आपसे मांगेंगे। देखिए पहले तो वो अनलिमिटेड कंपनी है तो वो तो ज्यादा मांग ही सकती है, और नाउ दे आर आस्किंग फॉर 15 रुपीज कि हम 15 रुपए आपसे लेंगे। बट शर्त यहाँ पे 2 है। ऐसा तभी किया जा सकता है जब ये रिजोल्यूशन पास होगा एनुअल जनरल मीटिंग में, और ये 5 रुपए जो एक्स्ट्रा है वो तभी मांगे जाएंगे जब कंपनी वाइंड अप हो, जब कंपनी बंद होने वाली हो। यानी any unlimited company want to be a limited company can pass resolution for having reserve capital which will be demanded only at the time of winding up of company। it is not shown in balance sheet, और इसको बैलेंस शीट में भी दिखाया नहीं जाता। केवल वाइंडिंग अप के टाइम पे आपसे एक्स्ट्रा पैसा मांगा जाएगा, और केवल अनलिमिटेड कंपनी जो लिमिटेड में कन्वर्ट होना चाहती है वही ऐसा कर सकती है, और इसके लिए रिजोल्यूशन भी पास करना पड़ता है। और इसको आप एक अनकॉल्ड कैपिटल भी बोल सकते हो, अनकॉल्ड कैपिटल भी बोल सकते हो। और ये काफी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी, रिजर्व कैपिटल क्या होता है। तो इतना जितना भी बोर्ड में लिखा हुआ है सब आप याद कर ले। यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ये दोनों टॉपिक आप देख ले और इसे नोट डाउन कर ले। फिर हम लोग लास्ट इसमें बताएं, हम लोग एक्चुअली में आपने अगर एंट्रीज की होंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से बनता होगा, करने की जरूरत नहीं है। फिर भी शॉर्टकट में आप देखना चाहते हो जिन्होंने एंट्रीज नहीं की हुई है और वो सोच रहे हैं कुछ ना कुछ तो बन ही जाए इसमें से, तो वो देख लें। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, मोस्टली सीयूईटी में भी आ सकते हैं, और यही सारे क्वेश्चंस आपके कैसे आ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो आपसे मोस्टली पूछ लेता है बताइए शेयर कैपिटल पे कितना अमाउंट जाएगा, या फॉरफीचर में कितना जाएगा, कॉल्स इन अरियर और रिजर्व कैपिटल में कितना जाएगा। इस तरह क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है देयर इज 100 शेयर्स ऑन विच ₹7 कॉल्ड अप। 100 शेयर्स है जिसमें से 7 रुपए मांगे गए हैं, ₹2 इज नॉट पेड अप, 2 रुपए अभी तक पे नहीं किया गया है। तो 7 रुपए मांगे ही गए और 2 रुपए तो पे ही नहीं किया गया, यानी 5 रुपए पे किया गया होगा। अब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए शेयर कैपिटल में कितना रुपए लिखेंगे। तो यार शेयर कैपिटल में कितना रुपए लिखेंगे, जितना रुपए मांगा गया, कितना रुपए मांगा गया, 7 मांगा गया, कितने शेयर्स में, 100 शेयर्स में, तो 100 इंटू 7 700 हो जाएगा यहाँ पे। अगर आपसे बोलेगा कॉल सिनेरियर कितना है, तो कॉल सिनेरियर में लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, पहले लिख लो शेयर कैपिटल में लिखते हैं जितना मांगा गया है, कॉल्ड अप है जितना। उसके बाद कॉल सिनेरियर में क्या लिखते हैं, जितना उसने नहीं दिया है, 2 रुपए उसने नहीं दिया था,
तो 100 इंटू 2 200 रुपीज आप लिख दोगे। तो नॉट पेड को लिखते हैं हम लोग इसमें कॉल्स इन अरियर में। अगर आपसे पूछता है कि फॉर फ्यूचर में कितना जाएगा, तो फॉर फ्यूचर में आप लिखते हो जितना पे किया गया, तो पे किया गया 100 इंटू, साथ में 2 नहीं किया गया तो 5 किया गया होगा, तो पेड अप को आप लिख देते हो यहाँ पे। अब इसी क्वेश्चन में आगे अगर पूछ लेता है आपसे कि बताइए ये शेयर्स को री इश्यू कर दिया गया, these shares were reissued for rupees 8 फॉर रुपीज 8 रुपए में री इश्यू कर दिया गया, फुल्ली पेड अप लिख दिया। 8 रुपए में री इश्यू कर दिया गया, तो बताइए कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। अब देखिए फुल्ली पेड अप लिखा है कि नहीं लिखा है, इसमें भी बहुत कुछ फर्क पड़ता है। तो अगर लिखा हुआ फुल्ली पेड अप मतलब ये 10 रुपए का शेयर मान लिया गया है, कितने का था, 10 रुपए का शेयर था, तो 10 वाले को कितने में बेचा गया है, तो भैया आप देख लीजिए, डायरेक्टली आप कैपिटल रिजर्व में लिख सकते हो। कैसे अमाउंट 100 शेयर्स थे जिसमें जब्त कितना किया गया था, जब्त किया गया था 500 रुपए, मतलब 5 रुपए, और डिस्काउंट कितना दे दिया गया, तो 10 के माल को 8 में बेच दिया गया, तो 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया गया। तो 100 इंटू 5 माइनस 2 यानी 100 इंटू 3, 300 रुपए सीधे सीधे आप कहां लिख सकते हो, कैपिटल रिजर्व में। अगर यहाँ नहीं लिखा होता फुल्ली पेड अप, इसका मतलब हम इसको किससे कंपेयर करते, अगर सिर्फ ₹8 लिखा होता तो हम इसको कंपेयर करते किसके साथ, 7 के साथ, कि 7 रुपए के सामान को 8 रुपए में बेचा गया है। और अगर फुल्ली पेड अप लिख दिया तो किसके साथ कंपेयर करेंगे, फेस वैल्यू के साथ, 10 रुपए के साथ। अगर ऐसा लिखता भैया कि 8 रुपए में बेच दिया गया, फुल्ली पेड अप नहीं लिखता, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में कितना चले जाता, तो ऐसी सिचुएशन में जितना आपने जब्त किया है पूरा का पूरा 5 रुपए चले जाता, मतलब 500 रुपए चला जाता। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो। क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है कि मान लीजिए इसमें प्रीमियम भी शामिल थी, क्या था, प्रीमियम भी क्वेश्चन में था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी था, तो एसपीआर में कितना जाएगा, तो जो भी पैसा एसपीआर में नहीं मिला होता है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो कि 2 रुपए प्रीमियम था और प्रीमियम का पैसा नहीं मिला था, वो अलॉटमेंट में प्रीमियम था, कॉल का पैसा नहीं मिला था। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि प्रीमियम का पैसा नहीं मिला था, आपको पता चल रहा है, तो एसपीआर में वही अमाउंट चले जाएगा जो कि प्रीमियम का था और नहीं मिला था। तो 100 इंटू 2, 200 रुपए आपका प्रीमियम में चला जाएगा। प्रीमियम वाला भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बट मोस्टली कैपिटल रिजर्व पूछा जाता है और शेयर कैपिटल पूछा जाता है। तो यह आप देख लें, बिल्कुल अगर आपने क्वेश्चन किया था तो बड़ा अच्छे से फंडा आपका क्लियर होगा। अदरवाइज भी आप कॉल्ड अप अगर पूछते हो तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, कैपिटल रिजर्व भी कर सकते हो। ये फंडा हमारा न्यूमेरिकल का हो गया। कुछ छोटे छोटे फंडे बचे हुए थ्योरी के, वो भी बता देता हूं मैं, इसको नोट डाउन कर लें। So here we come with the last session। तो अभी वीडियो खत्म करने जा रहे हैं। कुछ छोटी छोटी बातें बच गई हैं, हम आपको बता देते हैं। कुछ छोटी बातें भी पूछ सकता है आपसे, जैसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना करना पड़ता है, अदरवाइज अलॉटमेंट नहीं कर सकते, तो भाई 90% करना पड़ता है। 11th क्लास में बताया गया था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए। कॉल्स इन अरियर पे कितना % इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, तो 10% चार्ज किया जाता है। कॉल्स इन एडवांस पे कितना % इंटरेस्ट देते हैं, तो भैया 12% इंटरेस्ट देते हैं। तो ये बात हो गई डेटा की। 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। कॉल्स इन अरियर पे 10% इंटरेस्ट दिया जाता है, कॉल्स इन एडवांस पे 12% इंटरेस्ट दिया जाता है, 10% इस पर लिया जाता है। अब डिबेंचर की बात कर लेते हैं। कुछ डिबेंचर से एक आधी नंबर के एमसीक्यू आते हैं जो क्या रहते हैं। सबसे पहले तो यार डिबेंचर है क्या, तो ये एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ कंपनी है। थोड़ा थ्योरी इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी ये पूछ लेता है व्हिच इज नॉट ट्रू अबाउट द डिबेंचर। तो डिबेंचर्स आर लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ अ कंपनी। ये ओनर्स नहीं होता, ये बोरोइंग होती है कंपनी की। इनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते हैं। इस पे दिया जाने वाला जो इंटरेस्ट होता है ना भाई, वो एक तरह का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मतलब देना जरूरी है, कंपलसरी है। जबकि शेयर पे दिया जाने वाला डिविडेंड जो होता है, इट इज नॉट कंपलसरी, वो आपका अप्रोप्रिएशन होता है। प्रॉफिट होगा तो दोगे, अदरवाइज नहीं दोगे। और इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है इंटरेस्ट किस पे दिया जाता है, तो कभी कभी यार उस पर डिस्काउंट लिखे रहता है, प्रीमियम लिखे रहता है, ना ही इंटरेस्ट डिस्काउंट पे दिया जाता है।
ना ही इंटरेस्ट प्रीमियम पे दिया जाता है। इंटरेस्ट हमेशा दिया जाता है फेस वैल्यू पे, जो उसकी फेस वैल्यू होगी उसी पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, बाकी किसी पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अगर शेयर्स की वैल्यू जो है 100 रुपए है, उसको इशूड किया गया 90 रुपए में, फिर भी इंटरेस्ट 100 ही रुपए पे दिया जाएगा, जो उसकी फेस वैल्यू है उस पे। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, यार 1 लाख की एसेट खरीदे, बदले में 1,20,000 का क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। 1 लाख की एसेट खरीदा और पेमेंट ज्यादा कर दिया, ये बिजनेस खरीदने वाला जो क्वेश्चन आता है उसी से रिलेटेड है। तो ज्यादा पेमेंट क्यों किया, तो जो एक्स्ट्रा पैसा है 20,000 वो किस लिए दिया, तो वो गुडविल के लिए दिया भाई। ये भी पूछ सकता है आपसे, किसमें एमसीक्यू में पूछ सकता है। कभी कभी ये बोल देता है यार 1 लाख की एसेट थी लेकिन 70,000 पेमेंट दिया, मतलब कम पेमेंट दिया, तो बाकी का जो पैसा बच गया वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। अगर एक्स्ट्रा पेमेंट किया तो गुडविल में जाएगा, कम पेमेंट किया तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। एंड लास्ट, ये भी पूछ चुका है एग्जाम में, व्हेन डिबेंचर वर इश्यूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, when debenture were issued as collateral security, how much interest will be charged? अगर कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में डिबेंचर को इशू किया जाएगा तो कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा, लिख देगा वहां पे 10%, 6%, तो कुछ लोग 6% लगा देंगे यार, 6% पार्टनरशिप में पढ़ाया गया था। तो आपको बता दूं, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी डिबेंचर पे इंटरेस्ट कुछ चार्ज नहीं किया जाता है, क्योंकि वो तो अभी कोलेटरल सिक्योरिटी है। जब पैसा नहीं दे पाएंगे तब जाके वो एक तरह से हमारे लिए लायबिलिटी बनेगी और हम उस पर इंटरेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने शेयर और डिबेंचर के ऊपर बहुत सारे अपने हिसाब से मैंने बता दिए। इनमें से काफी एमसीक्यूज आएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आप कर लें। अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं तो ये वीडियो एक बार जरूर देख लें और इसमें जो भी हमने नोट्स में लिखा उसे लिख लें, ताकि एग्जाम के थोड़ी देर पहले आप उसको पढ़ के जा सके। और किस टॉपिक पे मैं एमसीक्यू के लिए वीडियोस बनाऊं, आप कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमें इनकरेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।